सुप्रभात छात्रों। कक्षा 10वीं के पद्य विभाग का पर्वत प्रदेश में पावस हम इस सावन के महीने और भाद्रपद जहाँ पर बारिश अधिक हो रही है में लेते हैं। कवि है सुमित्रा नंदन पंत। आइए इनका जीवन परिचय जानते हैं। यहाँ पे चित्र हरिवंश राय बच्चन का है, शायद बाय मिस्टेक हो गया हो, लेकिन हरिवंश जो सुमित्रा नंदन पंत है वो ऐसे दिखते हैं हमारे, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा के कौसानी गांव में हुआ था। इनके जन्म के कुछ घंटों पश्चात ही इनकी मां चल बसी। इनका पालन पोषण दादी ने ही किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। 1918 में वे अपने भाई के साथ काशी आ गए और वहां क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद आप इलाहाबाद आ गए, वहां इंटर तक अध्ययन किया। 1919 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह से प्रभावित होकर अपनी शिक्षा छोड़ दी और स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला का स्वाध्याय किया। इन्हें प्रकृति से असीम लगाव था क्योंकि ये उसी पहाड़ी प्रदेश के रहने वाले थे। बचपन से ही सुंदर रचनाएं लिखा करते थे। जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े। आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे। लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। ये हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है। ज्ञानपीठ यानी हिंदी का नोबेल पुरस्कार की तरह समझिए, पहला और उच्च श्रेणी का सबसे सम्मान युक्त पुरस्कार जो अद्भुत रचनाओं के लिए दिया जाता है वो सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1959 में चिदम्बरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ग किरण और लोकायतन। निधन 28 दिसंबर 1977 को इनका हो गया। आइए अब पाठ प्रवेश जानते हैं। भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को न मचलता हो, जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता। कहा जाता है कि पहाड़ बुलाते हैं, हमको नहीं बुलाते पर कई लोगों को वो बुलाते हैं, यानी एक आकर्षण लगता है। ट्रैकिंग या माउंटेनिंग या गिरियारोहण, पर्वतारोहण उनकी क्या होती है, हॉबी होती है। पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जाने देते हो। पाठ प्रवेश। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता अगर वर्ष कक्षा में बैठे बैठे ही वह अनुभूति दे जाए तो वह अभी भी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटा हो, तो ऐसी ही कविता है पर्वत प्रदेश में पावस। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता आपको प्रस्तुत कविता ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आंखों निखरने की अनुभूति देती है। यही नहीं, सुमित्रा नंद की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हो। प्रस्तुत कविता महाप्राण निराला ने भी कहा था, पंत जी में सबसे ज़बरदस्त उनका जो स्किल है, पोएम राइटिंग स्किल में भी उनका स्किल है कि वह विषय को अनेक उपमाओं से संवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देने में उनका हस्त अद्भुत है। आइए अब कविता को देखते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। व्याख्या। इस कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने पर्वतीय इलाकों में वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण किया है। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु होने से वहां प्रकृति में पल पल बदलाव हो रहे हैं। कभी बादल छा जाने से मूसलाधार बारिश हो रही थी तो कभी धूप निकल जाती है। आगे, मेखलाकार पर्वत अपार। मेखलाकार यानी कमरधनी के समान आकार। एक पर्वत से दूसरे पर्वत के बीच जो जुड़ाव होता है उसे कवि ने मेखलाकार की उपमा दी है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र द्रुग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। अब ये इमेजिनेशन ऐसा कीजिए कि चारों तरफ पर्वत है और बीच में की जो जगह है वह
क्या है, तालाब है वहाँ पर, और लेखक वहीं के किसी एक पर्वत पर एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और मौसम जो है वह बारिश का चल रहा है और अचानक थोड़ी देर में बादल घिर आए हैं। लेकिन जो तालाब है वो लेखक उसकी कल्पना दर्पण के समान करते हैं, क्योंकि लेखक ऊपर पहाड़ पर बैठे और नीचे तालाब एकदम कांच की तरह साफ है, और थोड़ी देर में जब बादल घिराते हैं तो उसमें उनको अंदाज़ा हो जाता है कि अब बारिश होने वाली है। व्याख्या देखते हैं। पर्वतों की श्रृंखला मंडप का आकार लिए अपने पुष्प ऋषि नेत्रों को फाड़े नीचे की ओर देख रहा है। कवि को ऐसा लग रहा है मानो तालाब पर्वत के चरणों में पला हुआ है, जो कि दर्पण जैसा विशाल दिख रहा है। पर्वतों में उगे हुए फूल कवि को पर्वत के नेत्र जैसे लग रहे हैं। जो फूल सहस्त्र पर्वतों पर खिले हैं, ऐसा लगता है पर्वत उन फूल रूपी आँखों से हमें देख रहा है, और जिनसे पर्वत दर्पण के समान तालाब में अपनी विशालता सौंदर्य का प्रदर्शन भी कर रहा है। और वो जो पर्वत है वो तालाब में दिख पड़ता है, और इसलिए कवि ने तालाब को दर्पण और पर्वत का सौंदर्य तालाब में दिखने की अनुपम बात कही है। कवि गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब इन पर्वतों से ऊपर क्या होता है, ऊपर से गिरि यानी पर्वतों के ऊपर से झरने बह रहे हैं, और वो झरने कमाल के ऐसे सफ़ेद दूधिया रंग के हो गए हैं, लगातार बह रहे। हर एक कण एक दूसरे से टकरा कर एक कमाल का झाग उत्पन्न होता है, जिससे उनकी सफ़ेदी अद्भुत दिखती है। हरे हरे पर्वतों में से वह सफ़ेद दूध की नदी सा बहने वाला झरना लेखक को अपनी ओर मोह लेता है, और वह कहते हैं कि वो अपने आप में नस नस उनकी उत्तेजित, एक एक हर एक कण जल का एक दूसरे से टकरा कर एक कमाल का झाग और फेन उत्पन्न करता है। मोती की लड़ियों से सुंदर, और इसकी कल्पना करते हैं लेखक कि जैसे ये झरने मोती की लड़ी समान लग रहे हैं, जो ऊपर से नीचे तक पर्वत में बह रहे हैं। गिरिवर के उठ से उठ उठकर, अब पर्वतों की बात करते हैं कि इन पर्वतों से पर जो पौधे लगे हैं वह उच्चाकांक्षा यानी बहुत अधिक महत्वाकांक्षी हो रहे हैं। वो मैदान में तो लगे हैं, लेकिन मैदान से ऊपर पर्वतों पर लगे हैं, लेकिन पर्वतों पर होने की वजह से हमें ऐसा अक्सर लगता है कि ये पर्वत कितना ऊंचा है तो आसमान छू ले रहा है। तो कवि वही कल्पना करते हैं कि ऑलरेडी वो जो पौधे हैं वो पर्वतों पर लगे हुए हैं, इसलिए वो पर्वतों की इच्छाएं आकांक्षाएं बहुत बढ़ गई है। वो ये सोचते हैं कि ये जो अब मेरे लिए आसमान छूना कुछ ज़्यादा दूर नहीं, और इसलिए उनकी इच्छाएं आकांक्षाएं बहुत अधिक बढ़ गई है। और इसीलिए कहा गया है उच्चाकांक्षाओं के तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पे, थोड़े चिंतित है तो अपलक झपकाए देख रहे हैं और अडिग है। इस अंश में कवि ने कहा है कि झरने पर्वत की गौरव का गुणगान करते हुए ऊपर से नीचे लहलहाते हुए बह रहे हैं। इन झरनों की करतल ध्वनि कवि के नस नस में उत्साह का संचार करती है। पर्वतों पर बहने वाले झाग भरे झरने कवि को मोती की लड़ियों के समान लग रहे हैं, जिससे पर्वत की सुंदरता में और निखार आ रहा है। पर्वत पर खड़े अनेक वृक्ष कवि को ऐसे लग रहे हैं मानो वे पर्वत के हृदय से उठकर ऊंची उच्चाकांक्षाओं लिए अपलक और स्थिर होकर शांत आकाश को देख रहे हैं तथा थोड़े चिंतित मालूम हो रहे हैं। आगे उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। और अचानक कवि ऊपर पहाड़ पर एक पेड़ के नीचे बैठे, और अचानक वो नीचे तालाब में जो कि दर्पण के समान नज़र आता है देख रहे हैं कि अचानक एक बादल इधर उधर आने लग गए। वो बादल जो मर्क्यूरी पारे के समान स्वच्छ साफ थे वो अब काले हो गए, अर्थात घने बादल जल से भर गए, रव शेष रह गए निर्झर, और अब उनके कुछ क्षण में वो बरसात होने लगेगी। और ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान धरती पर टूट पड़ा है। अचानक से पर्वत पर लगे जो पेड़ है वह डर के मारे
धसे जा रहे धरती में। क्यों? क्योंकि झुकना ज़रूरी है पेड़ों को। अगर वो अडिग अटल रहेंगे तो वो जड़ सहित उखड़ जाएंगे। तो वो ऐसे समय, कठिन समय पर वह झुकना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं, जल गया ताल। और अचानक कभी ऊपर से ही तालाब में देखते हैं कि जैसे कोई आग सी हो गई, ऐसा तालाब हवा से लहलहाने लगा और अपने आप में ऐसा कल्पना करते हैं कि तालाब जल गया। और यो इसी तरह बादल भर कर आए हैं। तो कवि कल्पना करते हैं जैसे कि हर एक बादल पर बैठकर इंद्रदेव जो है इंद्रजाल खेल रहे हैं, अर्थात यहाँ वहाँ पर जल की बारिश कर रहे हैं। कवि का तात्पर्य यह है कि पल पल बदलते इस मौसम में अचानक बादलों के आकाश में छाने से कवि को लगता है कि पर्वत जैसे गायब हो गए हो। ऐसा लग रहा है मानो आकाश धरती पर टूट कर आ गिरा हो, केवल झरनों का शोर सुनाई दे रहा है। तेज बारिश के कारण धुंध सा उठता दिखाई दे रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है मानो तालाब में आग लगी हो। मौसम के ऐसे रौद्र रूप को देखकर शाल के वृक्ष डरकर धरती में धंस गए हैं। इंद्र भी अपनी बादल रूपी विमान में सवार होकर इधर उधर अपना खेल दिखाते घूम रहे हैं। प्रश्नोत्तर देख लीजिए। तो इस तरह कवि ने एक बारिश के मौसम की कल्पना की है और बारिश के मौसम में होने वाले पल पल बदलावों को वो बता रहे हैं और हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके होने से प्रकृति में एक अद्भुत निखार आ जाता है और प्रकृति लहलहाने लगती है, खुश हो जाती है। हर एक फूल, पत्ता, पौधा, तालाब, बादल और हर चीज़ अपने आप में खुश हो जाती है जब प्रकृति में पावस का महीना हो। इस प्रश्न का हो सके तो तस्वीर ले लीजिए। इसके बाद आशय है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। धन्यवाद छात्रों।